नमस्कार बच्चों। आज हम वृद्धि संधि को उदाहरण सहित पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने आज से पूर्व गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि पढ़ी, उनमें से गुण संधि की तरह ही वृद्धि संधि है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पूर्व परयों का जो अनुवर्तन होता है। तो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। पहले पदच्छेद वगैरह पता करेंगे उसका। तो ऊपर आप लोग देख रहे हो वृद्धि संधि, और इसके नीचे सूत्र लिखा हुआ है वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि का जो प्रमुख सूत्र है वो है वृद्धि रेचि, और इसमें दो शब्दों की अनुवृत्ति आती है पीछे से। एक तो एकः पूर्व परयो और दूसरा शब्द है आत, आद्गुण से। ठीक है। तो इनके आधार पर जो हमारा तरीका है अर्थ करने का, उसी तरीके से हम लोग चलेंगे। सबसे पहले आप देखो कि आत है। आत में पंचमी विभक्ति एक वचन है, और एची में सप्तमी विभक्ति एक वचन। पूर्व परयो जो अनुवृत्ति दिखाई है उसमें षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और वृद्धि प्रथमा विभक्ति एक वचन, और एकह जो है उसमें भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अब इसको आप देखेंगे, मैं लाइट दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ पर दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हमने लिया आत, क्योंकि आत गुण से आत की अनुवृत्ति आ रही है, और आत में है पंचमी विभक्ति। इसका अर्थ क्या है? अवर्ण से उत्तर, क्योंकि पंचमी विभक्ति का अर्थ होता है से उत्तर, और आत में जब पंचमी विभक्ति लग गई तो इसका अर्थ हो गया अवर्ण से उत्तर। एची सूत्र में दिखाई दे रहा है, इसमें सप्तमी विभक्ति है, और सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है परे होने पर। तो एची का अर्थ हो गया एच परे होने पर, पूर्व परयो हो। ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और षष्ठी का अर्थ मैंने बताया था के स्थान पर। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर। अब है आपका वृद्धि और एकः, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो प्रथमा विभक्ति अर्थ देता है होता है का, तो इसीलिए वृद्धि और एकः दोनों को जोड़ करके हम अर्थ करते हैं कि वृद्धि एकादेश हो जाता है। एक कहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस संधि में दो अक्षरों की जगह पर एक आदेश होता है, और वो कौन सा आदेश होता है? कह रहे हैं वो वृद्धि रूपी एक आदेश होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे इस सूत्र का अर्थ विभक्ति के तरीके से निकलता है। और इसके बाद आप देखेंगे अगली स्लाइड पर इसका संपूर्ण अर्थ। ठीक, कि इस तरह से अर्थ करने पर इसका अर्थ क्या निकला कि अवर्ण से उत्तर यदि एच परे हो तो पूर्व एवं पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। अब आपको यहाँ ऊपर दिखाई देगा। ठीक है। इसमें अवर्ण से तात्पर्य है ह्रस्व एवं दीर्घाकार, अ आ, और उसके बाद एच, एच परे होना चाहिए। तो एच में अक्षर कौन कौन से आते हैं ये आप जानते हो? ए ओ आई औ, ए ओंग से लेकर के आई औच तक। तो ए ओ आई औ ये चार अक्षर एच में आते हैं। ये यदि परे हो तो पूर्व एवं पर, जो पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है और जो पर शब्द का आदि अक्षर है, इन दोनों के स्थान पर, पूर्व एवं पर के स्थान पर क्या हो जाता है? वृद्धि रूपी एकादेश हो जाता है। वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि वृद्धि किसे कहते हैं?
जैसे हमने आद्गुणः में किया था कि कह तो दिया गुण रूप एकादेश हो जाता है, वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है, लेकिन जब तक हमें वृद्धि एवं गुण का नहीं पता होगा तब तक हम नहीं कर सकते। तो वृद्धि किसे कहते हैं, ये संज्ञा प्रकरण में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि वृद्धिरादैच, ये सूत्र है वृद्धि संज्ञा का। इसका अर्थ होता है आ, ऐ, औ, इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है? इसमें आपको यहीं पर मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि आ जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और जो आपका ऐ है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। और औ जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है। ठीक है? तो वृद्धि जब भी कहा जाएगा कि वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है तो ये तीनों अक्षर उपस्थित होंगे। आ भी उपस्थित होगा, ऐ भी उपस्थित होगा, औ भी उपस्थित होगा, लेकिन आपको इनमें से एक ही अक्षर चुनना है। तो वो किस आधार पर चुनेंगे? वो आप स्थान की समानता के आधार पर चुनेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बता भी दिया है कि आ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, और ऐ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ तालु है, औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। एक विशेष बात री के जगह पर होने पर होती है कि वृद्धि और गुण जहाँ पर होते हैं वो जो है रपर सहित होते हैं, उसका यहाँ उपयोग नहीं है, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका उपयोग गुण में है। तो यहाँ पर इसको विशेष प्रकार से चर्चा नहीं करते हैं। अगली स्लाइड देखेंगे आप कि किस तरह से ये उदाहरणों में घटित होता है। तो उदाहरणों से इस संधि का और अर्थ आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा अच्छे से। उदाहरण 1, अब अवर्ण प्लस जो अचि है और उसके बाद आपका आता है बराबर वृद्धि। इसको इस रूप में भी आप देख सकते हो कि जो संधि की स्थिति बनेगी वो इस रूप में बनेगी। देखो किस रूप में, कि अवर्ण है और अवर्ण जमा एच, अर्थात आदि में अवर्ण होना चाहिए, प्लस जो है क्या होना चाहिए, एच का कोई अक्षर होना चाहिए। तो क्या हो जाती है, वृद्धि जो होगी, संधि जो होगी वो वृद्धि होगी। और वृद्धि का मतलब है आ, ऐ, औ। ठीक? जैसे उदाहरण में देखो, कृष्ण जमा एकत्वम है। तो मैंने यहाँ पर अलग अलग अक्षरों को भी दिखाया है आपको। पहले तो आपको अक्षर अक्षरों का अ, समूह पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको किसी शब्द में अक्षरों का समूह नहीं पता होगा तब तक आप तय नहीं कर पाएंगे कि संधि किस किस अक्षर की जगह पर हो रही है, और वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक बार पहले शब्द में ये दिखा दिया है। जैसे कृष्ण है तो कृष्ण का जो अपना स्वरूप है शब्द का, वो आधा क है, उसके बाद री है, उसके बाद श है, उसके बाद ण है, उसके बाद अ है, और उसके बाद जमा है। प्लस के बाद फिर संधि किए जाने वाला शब्द क्या है, एकत्वम है। इसके अलग अलग अक्षर क्या हैं, ए है, आधा क, अ, आधा त, आधा व, अ और म। तो ये शब्द एकत्वम बनता है। लेकिन आपको पूरे शब्द से कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता है। मतलब होता है आपको कि जहाँ पर संधि करनी है, जहाँ पर जोड़ करना है आपको, तो जोड़ किस किस के बीच में करना है, जहाँ पर जमा का निशान है उनके बीच में करना है। तो जमा का निशान किसके बीच में है, अ जमा ए के बीच में है। अर्थात संधि अ और ए के बीच में होगी, तो जो सूत्र है आपका वो भी अ और ए के बीच में ही आपको घटाना है। सूत्र आपका कहता है कि अवर्ण से उत्तर होना चाहिए, तो अवर्ण है ही, पूर्व वाले शब्द में अंतिम अक्षर अवर्ण है। ठीक है? और अच एच परे होना चाहिए। एच में ए ओ ऐ औ 4 अक्षर आते हैं, तो ए इसमें परे है। अब इनके स्थान पर, क्योंकि पूर्व परयो कहता है कि दोनों के स्थान पर, इसीलिए सर्कल में देखो कि अ और ए जो संधि होगी ना वो दोनों अक्षरों के स्थान पर होगी, और दोनों स्थानों के जगह पर, दोनों अक्षरों के स्थान पर क्या होगा, कह रहे हैं वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है। तो वृद्धि कहते ही तीनों अक्षर उपस्थित हो जाएंगे, आ ऐ औ, ये तीनों अक्षर उपस्थित हुए। अब हमें ये तय करना है कि इन तीनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर इनके समान है, इन दोनों के समान कौन सा है। ठीक है?
तो वृद्धि के अक्षरों को देखो, नीचे मैंने दिखाया है, आ जो है वो कंठ उच्चारण स्थान है इसका, ऐ जो है उसका कंठ तालु है, और औ जो है उसका कंठ ओष्ठ है। जबकि जिनकी जगह पर संधि हमें करनी है, वो क्या है, वो कंठ है, और अय जो है वो तालु है। तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, कंठ तालु हो गया। तो हमें इन तीनों अक्षरों में से ऐसा अक्षर चुनना है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता हो। तो आ नहीं हो सकता क्योंकि केवल कंठ है, औ नहीं हो सकता क्योंकि कंठ ओष्ठ है, आई जो है वो पूरी तरह से इन दोनों अक्षरों से समानता रखता है, क्योंकि आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसीलिए अ और ए, इन दोनों अक्षरों की जगह पर एक ही अक्षर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई हो जाएगा, तो आपका कृष्ण यहाँ था, और ए जो प्लस से पहले और बाद वाले अक्षर थे, उन दोनों की जगह पर एक अक्षर हो गया आई, और बाद में बचा क्या था आपका, कत्वम। ठीक। अब इन मात्राओं को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, कृष्ण एकत्वम। ये उदाहरण सिद्ध हो जाएगा, ये संधि आपकी सिद्ध हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो पार्ट है, अगला जो उदाहरण है वो किसका है, इसी संधि का, लेकिन अवर्ण कहा है। अवर्ण कहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके दूसरे उदाहरण क्या हो सकते हैं, अवर्ण से उत्तर होना चाहिए और एच परे होना चाहिए। तो एक एक उदाहरण हम लोग ले लेंगे, क्योंकि एच में ए भी आता है, ओ भी आता है, आई भी आता है, और औ भी आता है। तो पहले जो उदाहरण लिया हमने ए का लिया, अब यहाँ पर आप उदाहरण देखो आई का। ठीक। देव जमा ऐश्वर्यम। ठीक। तो यहाँ पर वैसे ही मैंने शब्द को अलग अलग दिखाया है, द, ए, व, अ। ठीक। ये देव शब्द हो गया। ऐश्वर्यम में ऐ, श, व, अ, र, य, अ, म, इस तरह से अलग अलग शब्द अक्षर मिला करके ऐश्वर्यम शब्द बना है। लेकिन हमें मतलब किससे है, मतलब है केवल इस देव शब्द के अंतिम अक्षर अ से, और इस ऐश्वर्यम शब्द के आदि अक्षर ऐ से। इन दोनों की जगह पर हमें संधि करनी है। और दोनों की जगह पर संधि क्या होगी, ये हमें सूत्र बताता है वृद्धि रेचि, कि अवर्ण से उत्तर यदि एच परे हो तो अवर्ण है ये, क्योंकि या तो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों आ जो है अवर्ण में आते हैं, तो यहाँ छोटा आ है। उसके बाद आई एच होना चाहिए, एच में आई भी आता है, तो इसीलिए एच भी है यहाँ पर। तो दोनों के स्थान पर पूर्व और पर, पूर्व क्या है यहाँ पर आ है, पर क्या है यहाँ पर आई है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो वही बात, फिर वृद्धि कही तो वृद्धि में तीनों अक्षर उपस्थित होंगे, आ भी उपस्थित होगा, आई भी उपस्थित होगा, और औ भी उपस्थित होगा। लेकिन हमें तय करना है कि इन अ और ऐ से कौन सबसे ज्यादा समानता रखता है। तो समानता वैसे ही निकालेंगे, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐ का तालु होता है। तो हमें ऐसा अक्षर चुनना है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता हो। तो यहाँ पर आ का कंठ है, औ का कंठोष्ठ है, और ऐ का कंठ तालु है। तो ये स्थिति केवल ऐ में है, इसीलिए अ और ऐ इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा। ठीक है। यद्यपि ऐ पहले से था, लेकिन ऐ की जगह पर फिर भी ऐ हुआ है, देखो यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये केवल ऐ की जगह पर नहीं हुआ, बल्कि अ और ऐ इन दोनों अक्षरों की जगह पर हुआ है। और वैसे भी जो पाणिनि मानते हैं वो मानते हैं कि पर्जन्यवत सूत्र प्रवृत्ति, पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति, कि सूत्र जो होते हैं ना पाणिनि के, उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो बादलों के समान होती है। बादलों के समान का मतलब है कि जिस तरह से बादल जब बरसते हैं तो जहाँ पानी भरा होता है वहां भी बरसते हैं, और जहाँ पानी नहीं होता, सूखा होता है, वहां भी बरसते हैं। बादल ये नहीं सोचते कि यहाँ तो तालाब है, पानी पहले से ही है, तो इस जगह पे ना बरसूं। वैसे ही पाणिनि के सूत्र हैं। पाणिनि का सूत्र का नियम जहाँ पर लागू होगा वो वहां पर लगेगा ही, भले ही वो पहले से ही वैसा ही क्यों ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी सूत्र वहां पर
लगेगा, अपना काम करेगा। तो इसीलिए अ और ऐ इन दोनों की जगह पर क्या हो गया यहाँ पर ऐ ही हो गया, ठीक? तो दोनों की जगह पर ऐ हो जाएगा तो अब आपके सामने शब्द क्या है? देव जमा ऐ जमा श्वर्यम और बराबर इस मात्राओं को आप मिला देंगे तो बा में ऐ मिल जाएगा तो दैवैश्वर्यम ये उदाहरण आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद अगला उदाहरण देखोगे आप, तीसरा उदाहरण, तीसरे उदाहरण में क्या है कि अवर्ण, एच और वृद्धि, ये सब जगह पे मैंने सूत्र का शॉर्ट फॉर्म एक तरह से संक्षिप्त रूप लिख दिया है कि अवर्ण होना चाहिए प्लस के बाद परे एच होना चाहिए तो बराबर वृद्धि अर्थात आ, आई, औ ये 3 अक्षर हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो जल जमा औघ है, इसको अलग-अलग देखेंगे तो आपको ज, अ, ल, अ ये इसीलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता चले कि अंतिम अक्षर कौन-सा है। नहीं तो क्या है छात्र क्या करते हैं कि जी अंतिम अक्षर ल है, ल नहीं अंतिम अक्षर अ है यहाँ पर। इसी तरह से ओघ है तो इसका आदि अक्षर ओ है, ठीक? तो जो संधि होनी है वो इन दोनों की जगह पर होनी है, अ और ओ की जगह पर। तो अ जमा ओ इनकी जगह पर संधि करेंगे दोनों की जगह पर क्योंकि अवर्ण से उत्तर हमें मिल गया क्योंकि अ हो बड़ा अ हो दोनों माने जाएंगे। एच का अक्षर परे होना चाहिए तो एच में ए ओ ऐ औ ये चारों अक्षर आते हैं तो ओ परे है यहाँ पर। तो इसीलिए अ और ओ इन दोनों की जगह पर एक आदेश हो जाता है। एक आदेश क्या होता है? वृद्धि एक आदेश हो जाता है। तो वही वृद्धि में तीनों अक्षर उपस्थित होंगे आ, औ, ऐ। ठीक है? तो हमें चुनना है कि अ और ओ से समानता कौन-सा रखता है इन अक्षरों में से। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ओ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है? तो दोनों का मिलाकर के कंठोष्ठ हो गया। अब इन वृद्धि के अक्षरों में आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो इन दोनों से सबसे ज़्यादा मेल कौन-सा खा रहा है अक्षर? औ खा रहा है क्योंकि इसी का कंठोष्ठ उच्चारण स्थान है। तो इसीलिए अ और ओ इन दोनों की जगह पर क्या हो जाएगा? एक आदेश हो जाता है। 2 की जगह पर 1 हो जाना एक आदेश कहलाता है। तो ये औ एक आदेश हो गया। तो अब जल जमा आपका जो अ और ओ थे उनकी जगह पर औ हो गया। फिर इसको जमा के निशान से मैंने दिखाया है घ, ठीक है? क्योंकि जोड़ना है ना, जहाँ-जहाँ जोड़ने के हिसाब से मैंने डबल जो जमा का निशान लगा दिया है। तो जब इन मात्राओं को आप जोड़ोगे तो ल में औ मिल गया तो जलौघ ऐसा रूप आपका बन जाएगा, ठीक है? इसी तरह से आप अगला उदाहरण देखेंगे, चौथा जो उदाहरण है वो है कृष्ण औत्सुक्यम, ठीक है? कृष्ण जमा औत्सुक्यम, यहाँ भी ऊपर मैंने सूत्र दिखाया है कि अवर्ण जमा एच बराबर वृद्धि, ठीक? तो कृष्ण वैसे ही आप यदि इस शब्द को तोड़ेंगे तो सबसे अंत में आपको क्या मिलेगा? अ मिलेगा इसमें। औत्सुक्यम शब्द को तोड़ेंगे तो सबसे आदि में इसमें क्या मिलेगा? औ मिलेगा, ठीक है? तो जो संधि हमें करनी है वो अ और औ के बीच में करनी है। अ और औ के बीच में संधि करते समय हमने सूत्र को घटाया कि अवर्ण से उत्तर एच यदि परे हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो यहाँ अ जो है वो अवर्ण का है, परे में एच है क्योंकि ए ओ ऐ औ औ जो है एच में आता है। तो इन दोनों की जगह पर एक आदेश होगा, कौन-सा? कह रहे हैं कि आ, औ, ऐ ये तीनों वृद्धि एक आदेश होता है तो तीनों उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन हमें तय करना है कि अ और औ के समान इन तीनों में से कौन-सा है, ठीक है? समान भी बोलते हैं कि समानतम कौन-सा है, सबसे ज़्यादा समान क्योंकि कंठ इसमें मिल रहा है और कंठ आ में भी मिल रहा है तो हम इसको समान नहीं मान सकते। कंठ, ओष्ठ दोनों अक्षरों की समानता हमें देखनी है, तो दोनों अक्षर मिलकर के कंठोष्ठ बनते हैं। तो दोनों अक्षरों के समान अक्षर यहाँ पर औ दिखाई देता है क्योंकि आ का जो है उच्चारण स्थान कंठ है, ऐ का कंठ तालु है, केवल औ का कंठोष्ठ है। तो कंठोष्ठ की जगह पर कंठोष्ठ वर्ण ही आ जाता है।
तो अ और औ इन दोनों की जगह पर एक ही वर्ण आ गया आपका, और औ तो क्या बन गया, कृष्ण जमा औ और सुक्यम। ऐसे आप अलग-अलग देखेंगे क्योंकि कृष्ण का जो अ था और औत्सुक्यम का जो औ था, इन दोनों की जगह पर औ हुआ है। तो बचा यहाँ पर औ के बाद वाला शब्द बचा, सुक्यम बचा, और यहाँ कृष्ण बचा। जब मात्राओं को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कृष्ण औत्सुक्यम। इस तरह से आपकी संधि निष्पन्न हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तो ये एच में 4 अक्षर आपके आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। इन चारों अक्षरों का प्रयोग हमने इस संधि में देखा। इसके बाद कुछ अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं। अ अ, जैसे उदाहरण के लिए कोई भी शब्द आप लें, गंगा ओघ है, जलोघ है, और आपका और भी कोई अक्षर जिसमें अवर्ण के स्थान पर क्या है, बड़ा आ हो। ठीक है। और एज का कोई सा भी कभी भी हो सकता है, मतलब छोटा आ के साथ औ हो सकता है, बड़ा आ के साथ ए हो सकता है। आपकी शर्त पूरी होनी चाहिए कि अवर्ण आरंभ में हो, और जो एच है वो परे होना चाहिए। यदि ये सब शर्त आपकी पूरी होती है तो आप निश्चित रूप से इस संधि को घटा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ शब्द मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तथा एव, तथा एव ये शब्द है, तो इसमें तथा जमा एव। अब आप देखेंगे कि इसमें किसके बीच में संधि करनी है, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है यहाँ पर आ, पर शब्द का आदि अक्षर है यहाँ पर ए। इन दोनों अक्षरों की जगह पर एक ही अक्षर हो जाता है, क्या हो जाता है, वृद्धि एक आदेश। तो वो क्या हो गया, ऐ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आ और ए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, और ये जो वृद्धि के अक्षर हैं आ, ऐ, औ, इन तीनों का जो मैं तीनों में जो कंठ तालु उच्चारण स्थान है वो ऐ का है। ठीक है। तो मिलाकर के संधि क्या बनेगी आपकी, तथैव। दोनों की जगह पर ऐ हो गया, दो मात्राएं आ गई, तथैव बन गया। अब देखो आप, तो यहाँ पर अवर्ण में बड़ा आ था। अभी तक हमने जो संधि बनाई थी उसमें अवर्ण का छोटा आ था और एच प्रत्याहार बाद में था। लेकिन अब जो है अवर्ण का बड़ा आ है और एच प्रत्याहार है। जैसे सदा ऐक्यम, यहाँ भी बड़ा आ है प्लस ऐ है। ठीक है। तो अवर्ण तो है ही और एच परे है, इसीलिए आ और ऐ इन दोनों अक्षरों के स्थान पर वृद्धि एकादेश, वही कंठ तालु हैं दोनों, तो इसीलिए कंठ तालु वाला अक्षर ऐ आ जाएगा और आपकी संधि क्या सिद्ध होगी, सदैक्यम। ठीक। इसी तरह से जल जमा औघ, यहाँ पर छोटा आ है लेकिन एच परे है, औ बाद में है। ठीक है। तो अवर्ण से उत्तर एच है, इसीलिए दोनों के स्थान पर औ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका, जलौघ बन जाएगा। इसी तरह से आपका आगे देखो, गंगा होगा, यहाँ अवर्ण में बड़ा आ है और अंत में जो है परे जो है वो एच का ओ है। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओष्ठ है। तो कंठोष्ठ वर्ण इन तीनों अक्षरों में कौन है, औ है। तो इसीलिए औ ही इनकी जगह पर आ जाएगा और आपकी संधि हो जाएगी गंगौघ। आपको ध्यान ये रखना है कि हमें केवल पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर और पर शब्द का आदि अक्षर पर ध्यान केंद्रित करना है, कि संधि केवल उन्हीं की जगह पर होगी और संधि की शर्त भी उन्हीं में ही घटानी है। जैसे ही आप तुक्का मारना शुरू कर देते हैं या शब्दों को और देखते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे हो सकता है शब्द, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। आप नियमों को ध्यान में रखें कि किस किस वर्ण की जगह पर संधि करनी है और संधि का नियम घटता है कि नहीं घटता है। अब जैसे महाऔषधि है, इसमें आ पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है और औ जो है पर शब्द का आदि अक्षर है। तो यहाँ भी अवर्ण है ही ये, और एच में औ भी आता है, इसीलिए अवर्ण से उत्तर एच परे मिल गया
तो इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ आदेश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ है और कंठोष्ठ वर्ण इन सभी में तीनों अक्षरों में क्या है? कंठोष्ठ वर्ण यही है। तो इस तरह से सारे उदाहरणों को आप देख सकते हो एक-एकम में और ए दोनों की जगह पर मत ऐक्यम में ए, ऐ इनकी जगह पर मतैक्यम बन जाएगा। जल औष्णम, जलौष्ण्यम बन जाएगा। और औ है इनकी जगह पर कंठोष्ठ जो वर्ण है वो औ हो जाएगा और जलौष्ण्यम बन जाएगा। तो इस तरह से और उदाहरणों को भी आप कोई भी उदाहरण आपको दे दिया जाए, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसीलिए केवल ध्यान ये रखना है कि अवर्ण प्लस एच बराबर वृद्धि, अर्थात अवर्ण से उत्तर यदि एच परे है, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। जहाँ-जहाँ ये नियम लागू होगा, घटेगा, वहाँ-वहाँ पर आप लोग वृद्धि संधि कर देंगे। मेरे विचार से आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा जिस तरह से मैंने संधि को व्याख्यायित किया है और आप लोग इसका अभ्यास करके और अधिक इसमें गति प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान विराम देता हूँ और अगली कक्षा में फिर इसके अपवादों के बारे में हम लोग पढ़ पाएँगे कि इसके अपवाद कौन-कौन से हैं।